भारत बनाम वेस्ट इंडीज 5 T20 इंटरनेशनल मैच देश के सबसे बड़े नेटवर्क दूरदर्शन पर नए तेवर और कलेवर के साथ भोजपुरी कमेंट्री के साथ डीडी नेशनल पर, हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ डीडी स्पोर्ट्स पर, तमिल कमेंट्री के साथ डीडी पोधिगई पर। नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल। सबसे पहले नजर डालते हैं इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। हंगामे के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सेवाओं से संबंधित विधेयक को राज्यसभा से 102 के मुकाबले 131 मतों से किया गया पास। विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है लोकसभा। मणिपुर को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित कराने की मांग पर अड़ा विपक्ष। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 सहित 11 विधेयक किए पेश। वाराणसी के ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के चौथे दिन कल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम का ध्यान व्यास जी के कमरे और पश्चिमी दीवार के पास जमा मलबे के पास रहा। आज भी जारी रहेगा सर्वे। और लगातार बारिश के चलते प्रदेश में नदियां उफान पर। बाराबंकी में उफनाई सरयू नदी, वाराणसी में बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, तो वहीं लखीमपुर में शारदा नदी जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। संसद ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। सोमवार को उच्च सदन राज्यसभा ने इस बिल को पारित कर दिया। बिल के समर्थन में 131 जबकि विरोध में 102 मत पड़े। इस विधेयक को लोकसभा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अब यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बन जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी केंद्र सरकार के अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि संसद को दिल्ली से जुड़े कानून को बनाने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडप में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल आज एक जन आंदोलन बन गया है, जिसने देश में कपड़ा क्षेत्र को नई गति दी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने का भी आग्रह किया। अभिमानी होगा, जिसको स्व पर अभिमान होगा, स्वदेश पर अभिमान होगा, उसके लिए खादी वस्त्र है। लेकिन साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत के सपने बुनता है, जो मेक इन इंडिया को बल देता है, उसके लिए ये खादी सिर्फ वस्त्र नहीं, अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। हथकरघा पर बुनता धागा पुरातन से नूतन की पहचान कराता है। आर्थिक आजादी का ये प्रेरणा स्रोत रहा है। 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के अवसर पर प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 75 अलग अलग शैलियों को प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि लोकल अब वोकल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक नई सप्लाई चेन के जरिए इन्हें ग्लोबल करने के प्रयास हो रहे हैं। प्रोडक्ट भारत का होगा, भारत में बना होगा, भारत के लोगों के पसीने की उसमें महक होगी और सप्लाई चेन इन मल्टीनेशनल कंपनियों की इस्तेमाल होगी। पारंपरिक कला को अब पूरी तरह से स्केल और स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है। डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन बाजार का लाभ भी देश के छोटे छोटे कारीगरों को आसानी से मिल रहा है। 9 साल पहले
खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 25,000 30,000 करोड़ रुपए के आसपास ही था। आज ये 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच चुका है। ये पैसा गांवों में गया है, ये पैसा आदिवासियों के पास गया है। और आज जब नीति आयोग कहता है ना कि पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग भारत में गरीबी से बाहर निकले हैं, वो बाहर निकालने के काम में इसने भी अपनी भूमिका अदा की है। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर करने, पारंपरिक और नए डिजाइन के तालमेल और बुनकरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। वहीं हथकरघा के वैभवशाली संस्कृति को संरक्षित संवर्धित करने की कड़ी में भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का ई पोर्टल भी प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। हस्तशिल्प की विभिन्न कलाओं को खास तौर पर त्योहारों के मौके पर अपनाने का प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पुरजोर आग्रह किया। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हुआ। प्रश्नकाल के शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर अन्य मुद्दों पर चर्चा कराए जाने को लेकर शोरगुल किया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रश्नकाल को महत्वपूर्ण समय बताते हुए कहा कि लोक महत्व के इस समय का सदुपयोग होना चाहिए। इसके बाद सदन में पूर्व दिवंगत सदस्यों को मौन रहकर श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में द्विपक्षीय पार्टियों के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई बाधित हुई। विपक्ष ने मणिपुर पर निंदा प्रस्ताव को लेकर सदन में चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की गई और फिर 12:45 पर विधानसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मणिपुर को लेकर निंदा प्रस्ताव को पारित कराने की मांग पर अड़े विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 और उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 सहित 11 विधेयक पेश किए। ये बहुत गंभीर बात है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश का सबसे सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहां से आते हैं। मणिपुर पे कम से कम मणिपुर पर हम आपसे कुछ बोलने की अपेक्षा कर सकते हैं। नहीं माननीय, अगर आप में से कोई भी सदस्य कहेगा कि बंगाल की हिंसा पे चर्चा करा, उचित होगा क्या? दूसरे किसी भी प्रदेश की चर्चा दूसरे किसी भी प्रदेश में नहीं हो सकती, उसकी चर्चा यहां पर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से देखिए, ना नियम में है, ना नियमावली में है, ना नियम में है, ना परंपरा में है। किसी दूसरे प्रदेश की चर्चा हम यहां पर नहीं कराएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले कहा कि प्रदेश और जनता के हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर सरकार सार्थक चर्चा कराने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश से जुड़े जनहित के हर मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले हर मुद्दे का हर स्तर पर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में पिछले 6 वर्षों के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। कि हमें एक सार्थक चर्चा का विषय सदन को बनाना चाहिए। सरकार हर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है और उसका भी हर स्तर पर जवाब देने को भी तैयार है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन 6 वर्षों के दौरान प्रदेश के परसेप्शन को बदल करके प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने कुत्सित राजनीतिक कारणों से जो पहचान का संकट खड़ा हो गया था, उस पहचान के संकट से मुक्त करते हुए
उत्तर प्रदेश को देश के एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में पूरी सफलता प्राप्त हुई है। एक तरफ जहां इसे आगे बढ़ाने में पिछले 6 वर्ष के अंदर सफलता प्राप्त हुई, वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने, प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। बीमारू राज्य की श्रेणी से उत्तर प्रदेश उभर करके देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चीन के विदेश विभाग और न्यूज क्लिक के संबंधों के उजागर होने के बाद भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस चीन और न्यूज क्लिक का एक गर्भनाल का हिस्सा है। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम देखा जा सकता है। वो भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। वाराणसी में ज्ञानवापी का सर्वे लगातार एएसआई की टीम के द्वारा किया जा रहा है। सर्वे के चौथे दिन कल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम का ध्यान व्यास जी के कमरे और पश्चिमी दीवार के पास जमा मलबे के पास रहा। टीम ने इनमें मौजूद आकृतियों व अवशेषों में साक्ष्य तलाशे। एएसआई की टीम द्वारा आधुनिक मशीनों के जरिए ज्ञानवापी का सर्वे किया जा रहा है, जिससे परिसर को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। साथ ही परिसर का सर्वे वैज्ञानिक विधि से एकदम सटीकता के साथ होगा। मशीनों के द्वारा जमीन के 20 फीट के अंदर तक की चीजों को स्पष्ट रूप से विजुअल मिलेगा। आज भी सर्वे का काम जारी रहेगा। सभी हो रहा है, जैसे कार्य सर्वे का टीम चल रही है, बराबर कार्य कर रही है, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। चाहे मेजरमेंट हो, नाप जोख हो, फोटोग्राफी हो, मशीनों का उपयोग हो, ये सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इन सब सारी चीज़ों पे गहन रूप से स्टडी कर रहे हैं। कुल मिला के सर्वे के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं अपने हिसाब से। चूँकि कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो लंबा क्षेत्र है, कोई 2 दिन का काम नहीं है। इसमें समय लगेगा और एएसआई अपने काम को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कर रही है। और गुंबज पर ऊपर चढ़ करके जो सर्वे कर रहे थे वो आज भी किए। उसमें जो सीढ़ियां हैं गुंबज के ऊपर, जो कलश रखे हुए हैं उसके, और जो छत हैं, और जो पश्चिमी द्वार गुंबज सटे हुए हैं, जो गिरा हुआ असर है, उसको मशीन लगा करके, ऐसे से मशीन यंत्र जो देख रहे हैं दूर से रिपोर्ट लेकर के एक कागज़ पर तैयार कर रहे हैं। मशीन रख करके नाप जोख कर रहे हैं, फीते से नाप रहे हैं और एक एक बिंदु का ध्यान दे करके मैनेजमेंट बना करके अपना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में श्री कृष्ण जन्मोत्सव 2023 की व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण उपस्थित रहे। जुबली पार्क, श्री कृष्ण जन्म स्थान लीला मंच, गीता शोध संस्थान वृंदावन, रसखान समाधि स्थल तथा परसौली चंद्र सरोवर पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मुख्य कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। परिषद द्वारा 17 छोटे मंच स्थलों का चयन किया गया है, जिसमें कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक एवं श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। नगर निगम द्वारा 12 प्रमुख मार्गों तथा मंदिर प्रबंधकों द्वारा 9 प्रमुख मार्गों पर विशेष सजावट की जाएगी। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मथुरा का विश्व प्रसिद्ध महोत्सव है। सफाई के संबंध में, विद्युत के संबंध में, कानून व्यवस्था के संबंध में, प्रचार प्रसार के संबंध में आज सभी ने अपने अपने विचार यहाँ व्यक्त किए हैं। जी
पूरी तरह से ब्रजभूमि को एक नवीन दुल्हन की तरह सजाया जाएगा श्री कृष्ण जन्म महोत्सव पर। और यहाँ ब्रज में इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं होता, इससे कोई बड़ा पर्व नहीं होता। विश्व का सबसे प्रसिद्ध उत्सव जो जन्माष्टमी का उत्सव होता है वो मथुरा में मनाया जाता है और हर साल बहुत ही जोर शोर से उसको मनाया जाता है। इस वर्ष भी उसको किस प्रकार से और बेहतर करा जा सकता है, उसका किस प्रकार से सही समय से प्रचार प्रसार हो, जितने भी श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं उनको शहर के नगर के प्रमुख चौराहों पे, प्रमुख मार्गों पे सजावट भी देखने को मिले और एक अभूतपूर्व अनुभव हो उनको। लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी सुव्यवस्था के लिए, और यहाँ जो धार्मिक वातावरण रहता है और यहाँ के व्यापारी और समाज सेवियों के द्वारा, उसके साथ हमारे सरकारी विभागों के द्वारा, मंदिरों के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए, उन कार्यक्रमों को और अच्छा बनाने के लिए आगामी जन्माष्टमी पर ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें लगभग 18 करणीय बिंदुओं पर चर्चा की गई और आने वाले भक्तों को और अधिक दिव्य और भव्य जन्माष्टमी लगे, उनको अच्छा लगे मथुरा में आकर और पुनः आने का वो संकल्प लेकर यहाँ से जाएं, ऐसा इस बैठक के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया। इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला जज ने कोर्ट ने वर्ष 2011 में टोरेंट ऑफिस में हुई तोड़फोड़ के मामले में रामशंकर कठेरिया को मिली 2 साल की सजा और 50,000 के जुर्माने पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि न्यायालय का सभी को सम्मान करना चाहिए और हमने भी किया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। आगरा के जो माननीय जिला जज हैं इनके यहाँ मैंने अपील की, सुबह 10 बजे अपील की थी और मेरे को उसमें राहत दी है और जो डिसीजन हुआ था उस डिसीजन को सस्पेंड किया है और मैं मानता हूँ कि मुझे न्याय। प्रयागराज की वायुसेना स्टेशन बमरौली की 29वीं विंग में एक मीडिया ओरिएंटेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिफेंस के पीआरओ शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि भारतीय वायुसेना के बमरौली स्टेशन के अंतर्गत बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल चलाया जाता है, जो पूरे देश में 3 स्थानों पर है। प्रयागराज, चेन्नई और हैदराबाद में ये 3 फ्लाइंग स्कूल मौजूद हैं। प्रयागराज में हर वर्ष लगभग 30 फ्लाइंग ऑफिसर सेना के लिए तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर की बारीकियों से निपुण कर तैयार किया जाता है, जो देश में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। इस फ्लाइंग स्टेशन में चेतक हेलीकॉप्टर पर पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। एक मीडिया ओरिएंटेशन कैप्सूल जो आयोजित किया गया है, ये कई एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है, जिससे मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनको इंडियन एयरफोर्स के बारे में और जानकारी मिल सके, उसके मूल्यों के बारे में, उसकी फिलॉसफी के बारे में। यहाँ पे जैसे जो ओरिएंटेशन कैप्सूल हुआ उसमें एक स्टैटिक डिस्प्ले में हेलीकॉप्टर भी दिखाया गए, साथ ही में ट्रेनिंग के बारे में ब्रीफ किया गया कि कैसे सिमुलेटर्स के माध्यम से ट्रेनिंग हो रही है और बमरौली और 29 विंग का जो इतिहास है कि इस स्टेशन का क्या इतिहास रहा है, एयरफोर्स के क्या इतिहास रहा है और किस टाइप के HDR ऑप्स वगैरह और इन सब ऑपरेशंस में इस स्टेशन के कर्मियों का और यहाँ के एयरक्राफ्ट का क्या डिप्लॉयमेंट और क्या भूमिका रही है, इसके बारे में आज मीडिया को यहाँ पे जानकारी दी। मेरठ में बांग्लादेश से अध्ययन भ्रमण करने आए 65वें बैच के 85 सिविल सेवा के अधिकारियों के डेलीगेशन की क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया। कार्यशाला में आयुक्त सेल्वा कुमारी जे ने प्रशासन द्वारा जनहित में लिए जाने वाले निर्णय एवं कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से बताया। इसी क्रम में नगरीय प्रशासन एवं उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित नगर आयुक्त डॉक्टर अमित पाल शर्मा द्वारा स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, कबाड़ से जुगाड़ से संबंधित प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया गया। साथ ही थाना स्तर से प्रदेश स्तर तक पुलिस की विभागीय व्यवस्था से अवगत कराते हुए पुलिस की विभिन्न यूनिट, STF, RAF, एंटी करप्शन, रिस्पांस सिस्टम आदि की कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी गई।
है कि बांग्लादेश से आए हुए अधिकारियों का डेलीगेशन मेरठ सिटी में पहुंचा है और इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सभी विभागों के द्वारा एक प्रेजेंटेशन जो है उनके माध्यम से जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में अधिकारियों को अवगत कराया गया है। मेरठ नगर निगम द्वारा भी जो भी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो स्टेट स्मार्ट मिशन का हो, चाहे वो अमृत योजना का हो, चाहे वो कबाड़ से जुगाड़ के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम हो, इत्यादि के बारे में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है। और साथ ही साथ मेरठ सिटी के जो चैलेंज और उसके जो वे फॉरवर्ड है उसके बारे में भी अधिकारियों को अवगत कराया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में इस वर्ष लखनऊ में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से लाई गई मिट्टी को एक स्थान पर संग्रहित करके स्वतंत्रता सेनानियों की याद में स्मारक तैयार किया जाएगा। इसी क्रम में 9 से 25 अगस्त तक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले अमर शहीदों को याद किया जाएगा। ये जानकारी लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने दूरदर्शन को दी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 9 से 12 अगस्त के बीच सभी सरकारी और गैर सरकारी इमारतों और घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। 9 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में पूरी कार्यक्रमों की श्रृंखला है, जिसमें सबसे पहले 9 अगस्त को यहाँ पर लखनऊ में काकोरी दिवस मनाया जाता है, वहीं से शुरुआत होनी है। और इस बार जैसे पिछली वर्ष हर घर तिरंगा थीम पर कार्यक्रम हुए थे, इस बार मेरी माटी मेरा देश उसकी थीम पर बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में एक शिला फलकम यानी शिलापट लगना है, जिसका फॉर्मेट भेजा जा चुका है। वहां पर सभी जो गांव के स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिवार या जो फोर्सेस में, चाहे वो सिविल फोर्स हो या डिफेंस के कोई भी लोग गांव में रहते हैं, उन सब लोगों का सम्मान करते हुए हमको हर गांव में ये मनाना है और शिला फलकम लगाया जाएगा। उसके बाद पंच प्रण लिए जाएंगे, 5 प्रतिज्ञाएं हैं जो हर नागरिक को लेनी हैं। उसके बाद वीरों का बंधन और हर गांव की इस प्रक्रिया के बाद ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होंगे। उसके बाद मिट्टी के कलश लेकर जिला मुख्यालय पर लोग आएंगे और सभी जिला मुख्यालयों से 2 कलश चलेंगे, एक लखनऊ में आएगा और दूसरा नई दिल्ली जाएगा। लखनऊ में यहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा जो कि 25 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उसमें प्रदेश के सभी जिलों से ये कलश, मिट्टी के कलश आएंगे और हम लोगों ने एक जगह जो चिन्हित की है वहाँ पर इसको एक यादगार स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस बार पुनः हर घर तिरंगा अभियान देश भर में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा 2.0 अभियान के तहत देश के सभी नागरिकों से अपने अपने घरों में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की है। जनपद जालौन परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर प्रभात तिवारी ने बताया कि हर घर तिरंगा 2.0 अभियान में डाक विभाग हर घर तिरंगा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके तहत ई पोस्ट पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज बिक्री हेतु उपलब्ध है, जिसे लोगों द्वारा मात्र 25 रुपए में खरीदा जा सकता है। डाक विभाग के द्वारा अभी तक आज तक मेरे पास 8000 झंडे प्राप्त हो चुके हैं, जिनको हम प्रत्येक सब ऑफिस और प्रत्येक ग्रामीण शाखा डाकघरों में वितरण के लिए भेज रहे हैं और हर जगह काउंटर लगाए जाएंगे और जिसको झंडा चाहिए उसको हम लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से झंडा देंगे, जिससे जो सरकार का उद्देश्य है घर घर तिरंगा, जिससे हम लोग एक राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे सकें। वाराणसी में कल मिशन इंद्रधनुष अभियान का महापौर अशोक तिवारी ने शुभारंभ किया। मिशन इंद्रधनुष के तहत 11 जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षित करने के लिए 3 चरणों में
टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि वाराणसी में लगभग 15,000 बच्चे और करीब 2,500 गर्भवती महिलाएं जो टीकाकरण से छूट गई हैं, उनका 3 चरणों में अभियान चलाकर टीकाकरण किया जाएगा। जो बच्चे पोलियो ड्रॉप से बचे हुए थे उनके लिए 3 चरणों में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी एक बार पहले भी आके करीब 15 दिन पहले मुझसे मिली थी और इन लोगों का जो विजन है वो बहुत ही सराहनीय है। प्रत्येक घर जाके कौन परिवार छूटा है, कौन बच्चे छूटे हैं, कौन हमारी बहनें माताएं छूटी हुई हैं, उनको नए सिरे से उनका पहचान करना और उनको टीकाकरण करना और पोलियो ड्रॉप पिलाना। मिशन इंद्रधनुष का आज प्रथम चरण चालू हो रहा है और इस चरण में हमारी जो बच्चे नियमित टीकाकरण से छूटे हैं उनको पहले से गिनती गिन ली गई, हेड काउंट हो गया है और वो लगभग 15,000 के आसपास हैं। उनको हम लोग 3 चरणों में 11 जानलेवा बीमारी से को सुरक्षा देंगे। एक तरफ सरकार जहां कायाकल्प योजना के तहत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आवश्यक मूलभूत संसाधनों से सुसज्जित कर रही, वहीं कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो सरकार की इस मंशा को एक नई उड़ान दे रहे हैं। आजमगढ़ जिले के सठियाओं विकासखंड के शाहगढ़ इंग्लिश मीडियम विद्यालय में कायाकल्प योजना के तहत वाटर हार्वेस्टिंग, शौचालय और इंटरलॉकिंग हुई है। वहीं शिक्षकों ने अपने संसाधनों से स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, डेस्क बेंच, फव्वारा और विभिन्न प्रकार के झूले आदि की व्यवस्था की है। शिक्षकों के इस प्रयास से विद्यालय में नियमित आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने बताया कि हमारे यहाँ कायाकल्प योजना के तहत 19 पैरामीटर हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है। हम सभी विद्यालय के जो हमारे शिक्षकगण हैं और जो हमारे अधिकारीगण हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग के हों, चाहे जिला प्रशासन के अधिकारीगण हों, हम सभी का उद्देश्य ये है कि बच्चों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित किया जाए और बच्चों के लिए विद्यालयों में जो मूलभूत आवश्यक सुविधाएं हैं उनको अच्छे से अच्छे बेहतर ढंग से देने की कोशिश की जाए। और इसके लिए हम लोग ऑपरेशन कायाकल्प योजना के अंतर्गत 19 पैरामीटर्स पे हम काम कर रहे हैं। इसमें कुछ विद्यालयों में हमारे शिक्षकगण ने विशेष रुचि ली है, जैसे हमारे सठियाओं ब्लॉक का शाहगढ़ प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ शिक्षकों ने अपने विशेष प्रयास से वहाँ पे सौंदर्यीकरण कराया है और सुंदर कार्य वहाँ पे कराए हैं। बाराबंकी जिले में नेपाल द्वारा छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी से उफनाई सरयू नदी खतरे के लाल निशान से ऊपर पहुंच गई है। सरयू नदी खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इससे तटवर्ती क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र में नदी लगातार कटान कर रही है। तिलवारी गांव की करीब 15 बीघा जमीन और कट गई है। साथ ही इटहुआ पूर्व गोबराहा गांव के किनारे बह रही नदी ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। अधिकतर लोगों के खेत नदी में समा गए हैं। वहीं प्रशासन द्वारा गठित टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई है। साथ ही बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हंगामे के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सेवाओं से संबंधित विधेयक को राज्यसभा से 102 के मुकाबले 131 मतों से किया गया पास। विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है लोकसभा। मणिपुर को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित कराने की मांग पर अड़ा विपक्ष। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 सहित 11 विधेयक किए पेश। वाराणसी के ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के चौथे दिन कल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम का ध्यान व्यास जी के कमरे और पश्चिमी दीवार के पास जमा मलबे के पास रहा। आज भी जारी रहेगा सर्वे।
और लगातार बारिश के चलते प्रदेश में नदियां उफान पर। बाराबंकी में उफनाई सरयू नदी, वाराणसी में बढ़ रहा है गंगा का जल स्तर, तो वहीं लखीमपुर में शारदा नदी जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर।